A very wonderful morning day to you all. This is a part second of the chapter 8 health and hygiene. So जैसा कि वो दो पेज छूट गया था उससे तो यस छूट गया था उससे तो फिर वो मैंने इसकी फ़ोटो क्लिक कर ली थी और ये लीजिए अब आपका चैप्टर ये आ गया है। ये फिर से ये है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ेज। उसके बाद जो हमने जैसे कि पढ़ाया था उसके बाद क्या है, ये प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ेज है कि डिजीज़ेस कैसे प्रिवेंट हो सकती है। हेल्दी फूड हैबिट्स हमारी रहेगी तो हमारी जो डिजीज़ेस है वो प्रिवेंट हो सकती है। और हेल्दी लाइफ स्टाइल पर जाना पड़ेगा, मतलब कि फूड रेगुलर टाइम पे लीजिए, जल्दी सोने जाइए, ओके, स्मोकिंग ड्रिंकिंग मत करिए, पासिंग मोबाइल एवरीडे प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग, ओके, अवॉइडिंग फास्ट फूड और जंक फूड, doing simple physical exercises such as walking etc to keep body fit and active. कीपिंग सराउंडिंग्स क्लीन, सराउंडिंग्स को क्लीन रखना होता है, मतलब कि फ्लोर वगैरह है उसको अच्छे से डिटर्जेंट से जैसे कि डिसइंफेक्टेंट लाइक फिनाइल है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना, उसे साफ़ करते रहिए। और मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन बनाए रखिए, ओके, पर्सनल बाय क्लीनिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ ऑल द बॉडी पार्ट्स सच एज skin, hair, eyes, nose, ears, nails, hands, teeth, gums, underarms, equine, etc. Maintaining public hygiene, not throwing waste in river and nearby water bodies, not allowing garbage and water to accumulate and stagnate in the surrounding, providing sewage pipes for colonies, good sanitation, providing clean filtered, chlorinated and germ-free drinking water, not allowing to develop breeding sites of mosquitoes, houseflies, prohibiting defecation, prohibiting defecation and urination at open and public places. This is the point, like ये सब चीज़ें जो हैं बता रहे हैं पब्लिक पे, पब्लिक हाइजीन होना चाहिए, मतलब कि पब्लिक में ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, मतलब कि कूड़ा वूड़ा फेंक देते हैं लोग, और यूरिनेशन हो जाता, यूरिनेशन कर देते हैं, नहीं करना चाहिए पब्लिक प्लेसेस पे। और टॉयलेट्स यूज़ करना चाहिए, पब्लिक टॉयलेट्स अगर रिक्वायर्ड है तो मैंडेटरी ज़्यादा। तो माउथ और नोज को कवर करना चाहिए कि जब स्नीजिंग और कफिंग के टाइम पर माउथ उसको कवर करना चाहिए। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पर्सन नहीं करना चाहिए जो सफ़र कर रहा है, और आर्टिकल्स यूज में पेशेंट नहीं होने चाहिए। अवॉइडिंग डर्टी एंड क्राउडेड एरियाज, वेयरिंग मास्क व्हेनेवर गोइंग टू क्राउड एरियाज, प्रमोटिंग वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ऑलराइट। और ये क्या, प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन इन स्कूल्स, establishing health centers to educate people about causes, spread, prevention and treatment of common diseases. All right. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। व्हाट इज़ वैक्सीनेशन एंड व्हाट इज़ इम्यूनाइजेशन? बेसिकली वैक्सीन क्या होती है, एक सस्पेंशन होती है डेड और वीकेंड पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और द टॉक्सिन्स व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इन अ हेल्दी पर्सन। अ वैक्सीन डजंट कॉज अ डिजीज, मीन जब वैक्सीन एक तब दी जाती है उस पर्सन को जब वो डेड और वीकेंड हो जाता है, मतलब कि और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके लिए वैक्सीन का इस्तेमाल की जाती है कि वो हमारी बॉडीज़ पे लड़े, फाइट करे, जो डिजीज़ है उससे फाइट करे और उसको ख़त्म कर दे, ओके। अगर वो हेल्दी पर्सन में इंट्रोड्यूस हुई है तो फिर वो वैक्सीन कोई भी कॉज नहीं डिजीज़ लाएगी, पर स्टिमुलेट करेगी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन और जो जिस चीज़ के लिए है, और इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी अगेंस्ट दैट डिजीज़ कि वो ना हो, ओके। जैसे कोरोना था, कोरोना में क्या हुआ था, जिस इंसान के कोरोना था भी नहीं उसको भी वैक्सीन लग रही थी। क्यों वैक्सीन लग रही थी? कि जो उसके अंदर जो हमारे इम्यूनिटी एंटीबॉडीज डाली गई है वो क्या करे जाएगा, वो हमारे उससे प्रोटेक्ट करेगा हमारी पूरी बॉडी को, वो हमारे अंदर नहीं होगा, तभी तो वैक्सीन होती थी। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 ऐसे लोग के हो जाता था, उनके भी लगती थी, बट जो जिनके नहीं है उनके भी लगती थी वैक्सीन कोरोना की। टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स, वैक्सीन्स के टाइप से कुछ वैक्सीन होती हैं जो जर्म्स किल्ड होती हैं, ओके, लाइक टीएबी वैक्सीन फॉर टाइफॉइड, टाइफॉइड के लिए टीएबी वैक्सीन है, और पोलियो के लिए सल्क वैक्सीन है, और मम्प, ये सब क्या है, मम्प रेबीज़ के लिए जो है वैक्सीन एमएमआर वैक्सीन, एमएमआर मम्प, मीजल्स और रेबीज़। लिविंग वीकेंड और एटेनुएटेड जर्म्स, लिविंग वीकेंड और एटेनुएटेड जर्म्स, जो जैसे कुछ किलो बड़ा होता है वो लिविंग होते हैं, उनको लिए क्या होता है, उनको बैक्टीरिया को हटा दिया, जर्म्स को किल कर लिया हमने, और जो लिविंग वीकेंड है उनके लिए क्या होता है, वैक्सीन फॉर मीजल्स, मम्स, टाइफॉइड, बीसीजी वैक्सीन, मीजल्स के लिए भी होता है, मम के भी होता है, एमएमआर रूबेला, ओके, देखो अब से यहाँ पे लिखा हुआ है रूबेला, सॉरी रेबीज नहीं, मीजल्स, मम एंड रूबेला, एमएमआर।
ऑलराइट। वैक्सीन फॉर मीजल्स, मम्प, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, BCG वैक्सीन के लिए होती है। रूबेला वायरस के लिए रूबेला के लिए भी MMR। और वैक्सीन एंड ओरल पोलियो के वैक्सीन के लिए OPV आर प्रिपेयर फ्रॉम वीकेंड लिविंग जर्म्स इन वायरसेस एंड बैक्टीरिया। लिविंग एंड फुली वायरल एंड जर्म्स, लिविंग जो फुली वायरल एंड जर्म होते हैं उनके लिए क्या होता है, इन दिस केस अ लिविंग वायरल एंड जर्म इज इंट्रोड्यूस इन बॉडी ऑफ पर्सन। काउपॉक्स वैक्सीन मेड बाय दिस प्रोसेस प्रोटेक्ट्स फ्रॉम स्मॉलपॉक्स toxoid as vaccines in disease like tetanus, diphtheria. The toxins liberated by the bacteria cause the disease. Toxoids are prepared from toxins which are made harmless by treating them with formaldehyde. This denatures the protein. Toxoids retain the capacity to produce antitoxins but cannot produce the disease. इसका मतलब है जो टॉक्साइड्स होते थे एज अ वैक्सीन, मतलब जो टॉक्सिन होते हैं वो प्रिपेयर होते हैं फ्रॉम टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स के विच आर मेड ऑफ हार्मलेस बाय ट्रीटिंग देम विद फॉर्मल्डिहाइड। ऑलराइट, ओके, थैंक यू। और अब ये है डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन का डिस्कवर किसने किया था? बेसिकली जो वैक्सीन है उसका डिस्कवर्ड हुआ था एक ब्रिटिश फिजिशियन से, एडवर्ड जेनर, इन 1796 में। और जब उन्होंने कैसे किया था, जब वो ट्रीट कर रहे थे स्मॉल पॉक्स के पेशेंट को तो तो उन्होंने वहाँ पर क्या फाउंड किया कि मिल्कमेट जो बन गए थे हु हैड डेवलप्ड काउपॉक्स, और मिल्कमेट्स ने डेवलप करा काउपॉक्स और काउपॉक्स प्रिवेंट करा था स्मॉल पॉक्स को। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों ना हो कि हम लोग करें काउपॉक्स को हर बॉडी में इंजेक्ट करें, और इंजेक्ट करने के बाद हाँ कोई भी पर्सन को स्मॉल पॉक्स होगा नहीं क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। तो ये उन्होंने वैक्सीन का निर्माण किया था। Now after that, vaccination. What is vaccination? सॉरी, वैक्सीनेशन मतलब कि जब एक वैक्सीन को हम लोग एक पर्सन के अंदर डेवलप करते हैं, मतलब वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं वैक्सीन को। क्यों करते हैं? रेसिस्टेंस, ऐसे वहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है रेसिस्टेंस बुक में। तो बेसिकली रेसिस्टेंस मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को रोकना। फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, इलेक्ट्रिसिटी में, किसी चीज़ को रोकना इज रेसिस्टेंस टू पर्टिकुलर डिजीज़। जो पर्टिकुलर डिजीज़ मतलब कि उस डिजीज़ से उसको रोकने के लिए वो वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको वैक्सीनेशन होता है। वैक्सीनेशन कम्युनिटी लेवल पर होती है, मतलब वैक्सीनेशन बेसिकली कम्युनिटी लेवल होती है, मतलब कि वैक्सीनेशन हो रहा है, ऐसे होती है वैक्सीनेशन हो रहा है, वैक्सीनेशन हो रहा है, दैट इज नॉट वैक्सीनेशन। अब इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द बॉडी इम्यून और रेसिस्टेंट टू अ पर्टिकुलर इन्फेक्शियस। इम्यूनाइजेशन क्या होता है? देखो यहाँ पे इम्यूनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें बॉडी को इम्यून बनाते हैं और उस डिजीज़ जो होती है उससे रेसिस्टेंस फ्री करते हैं, है ना। रेसिस्टेंट फ्री नहीं, रेसिस्टेंट करते हैं, मतलब रेसिस्टेंट करते हैं मतलब कि उसको रोकते हैं, वो डिजीज़ ना हो जाए, वैक्सीन को रिड्यूस करते हैं, उसको इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। अब डिफरेंस क्या होता है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का? तो बेसिकली बोथ वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन are related to the body immune system and are often used interchangeably. दोनों चीज़ें किस लिए है? इम्यून सिस्टम के लिए भी वैक्सीन तो इंट्रोड्यूस करते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इम्यून करने कंट्रोल करने में, और इम्यूनाइजेशन उसको कहते हैं। अब वैसे हुआ था PPIP सॉरी, पोलियो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूनिसेफ आपने देखा पढ़ा होगा। तो वहाँ पे क्या हुआ था, जब WHO के साथ क्या हुआ था उनका, कि उन्होंने एक इनिशिएट किया था पूरे इंडिया में कि पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जहाँ पर उन्होंने पोलियो से रिलेटेड, पोलियो ना होने के लिए, इंडिया को पोलियो डिजीज़ से फ्री करने के लिए उन्होंने PPIP को इंट्रोड्यूस किया था, जहाँ पे छोटे से 6 वर्ष से बच्चे को लेकर 5 साल के बच्चों को इंजेक्ट करते थे PPIP से। और ओके, और फिर क्या होता था, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था वो। और फिर क्या करते थे वो लोग कि वो पूरा इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को, मतलब पूरे इंडिया को उन्होंने फ्री कर देता पोलियो से। पोलियो किसी को हो ही नहीं सकता है, अदर चांस किसी को हो जाए पर जिसके इंजेक्शन ना लगा हो, पर उन्होंने पोलियो को फ्री कर देता है इंडिया से, क्योंकि उन्होंने बच्चे को लगा, जैसे 6 से 5 साल के बच्चे को लगा देते उन्होंने, तो वो फ्री हो गया बच्चा, अब उसको पोलियो नहीं होगा। अब ये देखो, बैड हैबिट्स लीडिंग टू इल हेल्थ।
कुछ ऐसी गंदी आदतें जो हमारे बीमार होने पे लीड करती है, मतलब कि उससे रिलेटेड है। सोशल डिजीज, अब जैसे से पहली बात तो हम बताते हैं कि जो लोग स्मोक करते हैं वो तो उनको तो एक्टिव स्मोकर कहा गया, बट जो लोग उनके पास बैठे हुए हैं वो भी इन्फेक्ट हो रहे हैं ना। कुछ लोग कैसे कहते हैं कि अरे इनके ये हो गया, अरे तब भी ये तो कुछ खाते ही नहीं, वो दारू वारू कुछ पीते नहीं थे, कुछ होता नहीं था, तो क्या होता था बेसिकली स्मोक जो करते नहीं थे वो। तो बेसिकली इसका यही मतलब है कि वो एक पैसिव स्मोकर से, मतलब कि वो उनके साथ बैठे थे जो स्मोक करते थे, जो धुआं है उसका स्मोक का तो और भी खतरनाक है, दैट्स वाई। तो उसको पैसिव स्मोकर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन, non-smokers sitting with active smokers called passive smokers are prone to develop such effects as seen in active smokers. This is called passive smokers. Alright, अभी जैसे कि यहाँ पर क्या है तंबाकू में, oral cancer, alright, inflammation, irritation in the mucous lining of the nose, throat, trachea and lungs, alright. अल्कोहल में क्या है, अल्कोहल हमारे मेंटल और फिजिकल प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी को इफेक्ट करेगा, ऑलराइट, नर्वस सिस्टम डैमेज कर देगा, और एक्सेस ऑफ अल्कोहल फॉर लॉन्ग टाइम कॉजेज लिवर डैमेज, ऑलराइट, लिवर डैमेज हो जाता है, और लिम्पियर जजमेंट एंड कॉज डिसओरिनेशन, अपने आप से क्या होगा, अपने आप को छोड़ दे, बिल्कुल दिमाग हमारा साथ ही नहीं देगा हमारे लिए, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को इफेक्ट करेगा। अभी क्या है, नार्कोटिक ड्रग्स, drugs which induce sleep, feeling of well-being or feeling of elation or excitement are called drugs. नार्कोटिक ड्रग्स आपने सुना होगा, जब इंसान बहुत परेशान हो जाता है, जब उसके मतलब उसको खुशी नहीं मिलती है तो वो ड्रग्स खा लेता है, और वी कैन से नार्कोटिक ड्रग्स, ओके। तो बेसिकली उसको नींद पूरी करने के लिए खाएगा, इसीलिए अगर वो अपने आप को पूरा वेल नहीं समझ पा रहा है, उसको फीलिंग ऑफ वेलबींग अगर उसको लानी है अपने कि हम सही है, तो उसे, और अगर उसको एक्साइटमेंट लाना है तो इसलिए वो खाएगा पिएगा। तो भाई उसको हम लोग बोलते हैं नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक ड्रग्स। ये इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी बिल्कुल साइकिफिक एक्टिविटीज़ होती है उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। दीज इंक्लूड ऑप्टियम्स, मोरफाइन, चरस, गांजा, हेरोइन, कोकेन, कैफीन, मार्जुआना एट्सेट्रा। अगर आपको इसके एग्जाम्पल्स पढ़ने क्या, अगर आपको पढ़ने डैश इंक्लूड दिस, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, ऐसे पढ़ सकते हो। एक वो चली नहीं थी मीम कि चरस गंजा मेरे को प्यारा, चरस गंजा मेरे को प्यारा, तो चरस और गंजा है, दैट इज़ योर नार्कोटिक ड्रग्स, ऑलराइट। अभी ह्यूमन इफेक्ट्स ऑफ टेकिंग ड्रग्स, ह्यूमन को क्या होता है, चीज़ें इफेक्ट्स होते हैं जो ड्रग्स लेता है जब, तो सीरियस डैमेज द नर्वस सिस्टम, एडवर्स इफेक्ट ऑन द रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, इंक्रीज चांसेस ऑफ हार्ट अटैक एंड कार्डियक फेलियर। सीरियस डैमेज आता है कहाँ पर, सीरियस डैमेज टू द नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है वो इफेक्ट पड़ता है, वहाँ पर भी डैमेज हो जाता है, और मतलब कि जो हमारे सांस लेने में परेशानियाँ होती हैं, और जो सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड सप्लाई में उन सब पे भी दिक्कतें होती हैं, और हार्ट अटैक और कार्डियक फेलियर की चांसेस ज़्यादा होती हैं, और हेलुसिनेशन जो होता है, मतलब कि हेलुसिनेशन मीन्स होता है कि मतलब अपने सेंस में रहना ही ना, पता नहीं कहाँ चले जाओ, कहाँ खो जाओ, किसी की दुनिया में खो जाओ उसे। फर्स्ट एड, एड बेसिकली मतलब क्या होता है कि ये जो इधर आपका 2 लाइन लिखा है उसमें ये लिखा है कि एड इमीडिएट हेल्प टू गिवन टू अ पेशेंट, कोई भी पेशेंट को किसी भी चीज़ में पहले ही हेल्प, उसको आपको बोलते हैं फर्स्ट एड। अब कट और ब्लीडिंग हो जाता है, उसमें फर्स्ट एड क्या होती है, यही होती है कि अगर छोटी मोटी ब्लीडिंग है, माइनर ब्लीडिंग, उसमें तो अपने आप ही कट, हल्का सा खून बहा, चुप हो गया, बंद हो गया खून। अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, सेवरल ब्लीडिंग में क्या होता है कि उसको जब लटाए रखो पेशेंट को जब तक एम्बुलेंस ना आ जाए, और उसके लेग, और अगर आपको बाउंड कर लो, अगर मतलब कि अगर चोट उसको कहाँ लगी हुई है, लेग में लगी हुई है, आँख में लगी हुई है, तो अगर कोई भी फ्रैक्चर नहीं है तो उसका जो इंजर्ड पार्ट है उसको हार्ट के लेवल के ऊपर लाई डाउन कर दो, अब वहाँ पे रेस कर दो वहाँ तक का, ओके। अब दूसरा पेज खोलते हैं, यस। तो
तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, हार्ट के लेवल से ऊपर कर दो और उस वॉन्ड को धुलो और एंटीसेप्टिक क्रीम लगाओ और पीस ऑफ ड्राई ड्रेसिंग्स और वो कुछ ड्रेसिंग्स लो, उसको बिछा उसको कवर अप कर दो। ओके, अगर अगर चोट कहाँ लगी है, क्या कहते हैं, पैरों पे चोट लगी है, ये देखो यहाँ पे, ये देखो, अगर चोट पैर पे लगी है तो स्प्लिट करो। स्प्लिट मतलब कि ऐसे करो, उसके ऊपर ऐसे कर कर उसको बाउंड कर दो और फिर क्या करो, उसको हार्ट की लेवल है यहाँ पर, उसके अबव राइज कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा कि स्प्लिट इसको प्रोसेस करेगी और यहाँ पे इसको आराम मिलेगा। अगर हाथ पे आर्म में चोट लगी तो क्या करोगे, स्लिक कर दो, ऐसे पट्टी बांध दो, ठीक है। अगर एनिमल ने काट लिया है, स्टिंग हो लग गई है, तो फिर क्या होगा कि वॉश करो और पूरे एरिया को उसको साफ़ करो और उसको रिमूव करो स्टिंग को, और कोई भी लाइम वाटर या फिर एमोनिया लगा लो उस पर जहाँ पे चोट लगी हुई है, और आइस क्यूब्स और कोल्ड वाटर में रखो हाथ, और जहाँ पे स्वेल हो गया है, स्वेलिंग आ जाती है वहाँ पर ही एंटीसेप्टिक क्रीम लगाओ। अगर डॉग बॉइट है तो फिर एनिमल को ऑब्जर्वेशन में रखो, कि एनिमल को ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए, और वाउंड को साफ़ करो, क्रीम लगाओ, एंटीसेप्टिक सोप लगाओ, लिक्वाम वाटर मतलब कि ठंडा ठंडा पानी लगाओ, कंसल्ट करो डॉक्टर को तुरंत, क्योंकि रेबीज होने का भी, अगर डॉग अगर उसको इंजेक्शन नहीं लगा तो रेबीज होने का खतरा है ही है। सॉरी, स्नेक बाइट है तो फिर क्या करोगे, जब पर्सन अगर पॉइजनस स्नेक ने काटा है तो उसको पर्सन को लाई डाउन रखो वहाँ पर ही, और उसको ज़्यादा चलने वलने मत दो, उसको वाला पानी पिलाओ, क्या कहते हैं, सॉरी पानी नहीं, मतलब कि हार्ट की जो लेवल है उसके नीचे रखो, और उसका जो हैंड है उठेगा बैंड ऑफ क्लोथ द जॉइंट नेक्स्ट, जहाँ पे उसने काटा है सांप ने, उसके हल्का ऊपर, हल्का उसका नीचे, उसका क्या करोगे, वहाँ पे आप लोग एक पट्टी बांधोगे, ठीक है, उसको हार्ट के लेवल के बिटवीन द हार्ट डाल दोगे, हार्ट के बीच में रखोगे ऐसे उसको, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे चोट लगी हुई है, हमने बांधा कहाँ, नीचे पट्टी बांधा, ओके, चोट यहाँ पे लगी है, बांधा हमने यहाँ पर, ऑलराइट। और इसीलिए कहते हैं कि सॉरी, तो यस, इसको ऐसे रख दोगे तो क्या होगा, उसको आराम मिलेगा और फिर डॉक्टर के पास तो जाना ही जाना है। अब क्या है, फर्स्ट एड इन बर्न, अगर बर्निंग हो गई तो उसमें फर्स्ट एड क्या है, बेसिकली बर्निंग जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है, पहली फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न। तो फर्स्ट डिग्री बर्न में क्या होता है, स्किन की हल्की सी लेयर में लगता है, उसमें सेकेंड लेयर में क्या होता है, ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, ब्लिस्टर्स मतलब फोड़े आ जाते हैं, ऐसे दिखते नहीं, वो छाला उड़ जाता है, कुछ हो जाता है, वो सेकेंड लेयर में, उसकी भी अंदर वाली लेयर को स्किन की हार्म होता है। और थर्ड लेयर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि एक चियर्ड अपीयरेंस, जैसे कि वो ना काला काला धागा होता है तो उसको चियर्ड अपीयरेंस मिलता है, तो वो आ जाता है थर्ड डिग्री में। फर्स्ट सेकेंड डिग्री में तो ठंडे पानी से आइस क्यूब से करो तो फिर सही हो जाएगा। और थर्ड डिग्री में तो क्या होता है कि थर्ड डिग्री में वाटर को यूज़ नहीं करना चाहिए, बर्नॉल या फिर कुछ अदर ऑइंटमेंट को रैप करो वाउंड में, और उसको क्लीन शेड से टॉल को, उसको डॉक्टर के साथ भी अपॉइंटमेंट लो, ओके। और उसको मतलब जो होता नहीं बर्नॉल लगा, उसको करो, बाउंड करो, रैप करो, उसको चोट लगी हुई है। अगर केमिकल बर्न शुड बी वॉश इमीडिएटली विद लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। अगर केमिकल हमारे अगर हाथों में गिर गया तो उसको जल्दी जाकर पानी से धुल लो, क्योंकि वो 10 मिनट के अंदर ही रिमूव हो जाएगा। मतलब 10 मिनट तक का करोगे तो वो और कपड़े से ऐसे करोगे तो वो सही रहेगा, ठीक है। प्रिकॉशंस वाइल ट्रीटिंग बर्न्स, अब बर्न जो होता है, जल जाता है हाथ, तो फिर कोई भी चीज़ जल जाती है तो फिर उसमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, जो जहाँ जिस जगह पे चोट लगी, अगर उसका कपड़ा है तो उसको तुरंत खींचो मत, ओके, अगर तुरंत खींचोगे तो उसको चोट लग सकती है और भी ज़्यादा। और जो फोड़े अगर आगे तो उसको पिंच मत करो फोड़े को, और उसको फोड़ो वहीं फोड़े को,
ये नहीं कि हाथ से लगाकर उसको अगर फोड़े का हल्का सा भी पानी अगर कहीं और लग जाएगा तो वहाँ पे भी फोड़ा निकल जाएगा, आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें। पेट्रोलियम ऑइंटमेंट नहीं लगाओ, ओके। कोई भी चिकनाई चीज़ें, चिकना ग्रीजी सब्सटेंस मत लगाओ। इन केस ऑफ एज और अल्काली बर्न वॉश द फर्टिलिटी विद कोल्ड वाटर। अगर अल्कली फिर कोई एसिड हमारे हाथ कहीं बॉडी पार्ट में गिर गया है और उसको जल्दी से पानी से कुछ अगर फ्रैक्चर हुआ, जैसे हमने फ्रैक्चर में यही बताया हमने कि अगर फ्रैक्चर इसमें जो देखो, अगर फ्रैक्चर हुआ है तो फिर अगर पैर में हुआ है तो आप उसको स्प्लिंट करो, ऑलराइट। अगर आर्म में हुआ है, हाथों में लगी तो उसको स्लिंग करो, मतलब कि उसको ऐसे करके कवर करो। और अगर यहाँ पे कोई कपड़ा वपड़ा लगा हुआ है तो उसको लूज कर दो, पहले तो हटा दो। फिर अब है यहाँ पे फर्स्ट एड वेर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स इन आई। जब अगर ऑब्जेक्ट आई में पहुँच गिर जाए तब क्या फर्स्ट एड होती है। ये नहीं कि उसको आई, जो कि कुछ लोगों क्या होता है कि आँखों पर डालते, कुछ चली जाती तो उसको रगड़ते रहते हैं, आँखों को गोल गोल से घुमाते रहते हैं आँखों को। वो नहीं करना है, पानी से उसको छींटे मारो, ओके। आराम दो उसको, रगड़ोगे तो और कोई भी रगड़ोगे तो उसमें और भी जलन मचेगी और कुछ होगा भी नहीं। अगर आप लोग कोई आई ड्रॉप डाल रहे हो तो वो ऐसे ही मत डालो, कोई भी आई ड्रॉप, वो हार्म करेगी आपकी आंखों पे। और अगर आँखें की दवाई डालनी है आपको तो फिर एक डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेकर डालो, एडवाइस लेकर डालो। फर्स्ट एड इन केस ऑफ स्वेलिंग पॉइजन। अगर पॉइजन खा ले तो क्या करना है कि आपको सॉल्ट, नमक का पानी आपको जल्दी जल्दी पिलाना है और बच्चे को जो है लड़ा देना है। और उसके अगर नमक पानी पिलाओगे तो वॉमिटिंग हो जाएगी, वॉमिटिंग से जो पॉइजन है वो भी निकल जाएगा। आई थिंक अगला पॉइंट रह गया, फर्स्ट एड इज अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस मतलब कि अगर घबराहट हो रही, कुछ हो रहा है तो फिर पर्सन को क्या करना होता है कि हवा आने देना उसके पास, और मतलब हवा आने देना, फ्रेश एयर लाने देना उसको बिल्कुल चिपका के आने लग देना कि बेचारा वो घुटन में ही मर जाए। तो और पर्सन को रिलैक्स दो, ओके, आराम दो, फ्रेश एयर आने दो, अंदर ही कंफर्टेबली बिठाओ और उसको अनअटेंडेड, मतलब कि छोड़ मत दो। चेक पॉइंट 3 क्या है, chewing of tobacco may cause oral cancer. Chewing of tobacco may cause oral cancer. Okay, dash should be supported with a splint. अगर fracture at leg, blisters are formed in second degree, yes. Antiseptic cream is used in wasp and bee sting. Antihistamine, okay, antihistamine cream is used in wasp and sting. और जो एक्सरसाइजेस है वो हम आपको बता देंगे, और क्या कहते हैं एक्सरसाइजेस आपका होमवर्क है, और जो भी चीज़ें बची हुई आपका होमवर्क है। और जो वो है डिफरेंशिएट है, और जो डिफरेंशिएट आपको बुक में मिल जाए बुक में कर लेना। और जो क्वेश्चन आंसर्स है और जो डिफरेंशिएट बुक में नहीं दिए गए हैं उनकी हम आपको PDF भेज देंगे। जो डिफाइंड है आपको कि बायोलॉजिकल टर्म्स हैं उनमें अगर आपको डिफाइंड टर्म्स मिल जाए वो आप कर लेना, और जो डिफाइंड टर्म्स नहीं मिले वो हम आपको करा देंगे, ठीक है। आपको PDF एक डाल देंगे, ओके। आपको एक वीडियो डाल देंगे उस चीज़ की, और आप उसमें से देख लीजिएगा, कर लीजिएगा काम, बिल्कुल सही है। ऑलराइट, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तभी मैं, अगर आप लोग नहीं शेयर करेंगे मैं इतना टाइम वेस्ट होता है, ओके। आई एम स्टडिंग माई सेल्फ ऑल्सो, बट आई हैव टू मेक दिस वीडियो बिकॉज यू ऑल हैव टू वॉन्ट दिस, okay। Please subscribe it.